हेलो एवरीवन, क्या आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से बताएंगे। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल दोस्तों? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है तुम सभी को? एक बार जल्दी से बता दो। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस, यस, आ रही है आवाज। क्या बात है, सब आ गए हैं क्लास में। अय हाय हाय, क्या बात है, आ गए सब। अटेंडेंस सबकी है। चलो, सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू दी हैप्पी हैप्पी हैप्पी, बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है। सो ये हमारी पहली क्लास है 2026 की, तो हम 2026 के अंदर ऑफिशियली दोस्तों एंटर कर चुके हैं। तो 2026 में तुम्हारा जोश मीटर, एनर्जी मीटर कैसा है वो एक बार मुझे कमेंट्स में फटाफट से बताओ कि इस साल कैसा रहेगा जोश मीटर। हाँ भाई, है एनर्जी, है ताकत? क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बेडू? है क्या ताकत, है क्या एनर्जी? ये बात, ये हुई ना कुछ बात। क्या ही बात है। आज हैं बच्चे एक्साइटेड। ओ हो, कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं भाई आज बच्चे। वाह यार, वाह, क्या बात है। एकदम थाउजेंड 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 थाउजेंड, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत सही। सबका जोश मीटर अच्छा है, सब एकदम एनर्जी में लग रहे हैं आज तो। वाह यार एकदम हाई है। ठीक है। अच्छा, क्या रेजोल्यूशंस ले रहे हो इस बार? हाँ, क्या वो झूठी कस्में, क्या वो झूठे वादे हैं जो कि तुमने खुद से करे हैं जो कि तुम 2 दिन में भूल जाओगे? कौन से रेजोल्यूशन है वो, जरा बताओ जरा। हाँ, कौन से वो झूठे कस्में हैं, झूठे वादे हैं जो कि तुमने खुद से कर लिए हैं, और तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि तुम 2 दिन बाद उसको भूल जाओगे। एक बार बताओ जरा चैट के अंदर वो कौन कौन से ऐसे कस्में वादे हैं, जल्दी से बताना, कौन कौन से ऐसे। हाँ भैया, इस बार डेली 12 घंटे पढ़ाई करूंगा। ओहो, ओहो, क्या बोलूं बेटा मैं। ये तो, ये सुन के तो तुम्हें खुद को हंसी आ जाएगी 2 दिन बाद ना, ये तो तुम्हें खुद को हंसी आएगी 2 दिन बाद ये सुन के कि हाँ, 2 दिन पहले मैं खुद से कह रहा था कि 12 घंटे पढ़ूंगा, आज क्यों नहीं मैं 1 घंटे पढ़ पा रहा हूं है ना? खुद को ही हंसी आएगी तुम्हें। रुक जाओ बेटा अभी। कम बैक, क्या बात है। कम बेटा, कमबैक उनका होता है जो कि पहले टॉपर थे, फिर फेलियर बन गए, और फिर कमबैक करके टॉपर बन जाते हैं, उनका होता है कम बैक। बट बेटा, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स का कमबैक नहीं होता। कमबैक नहीं, कमबैक नहीं होता। तुम्हें तो मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो कमबैक वर्ड नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए कमबैक वर्ड नहीं, तुम्हारे लिए एकदम मेहनती वर्ड कि हाँ यार, मेहनत करेंगे और टॉप पे जाएंगे, ऑन दी टॉप, ऑन द टॉप। पहली ही क्लास में रोस्ट कर दिया भैया, पहली ही क्लास में रोस्ट कर दिया। वाह, पूरे साल भर रोस्ट करते रहोगे यार ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। चलो आगे बढ़े, स्टार्ट करें एक नया चैप्टर। स्टार्ट करें। दो AIR 1 इन 10th क्लास, अभी 9th तो पास कर लो, 10वीं में आओ तो टॉप भी करवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो स्टार्ट करें। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि ना बहुत बच्चों को, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता, बट मैंने देखा है कि बच्चों को ना प्रॉब्लम बड़ी आती है, प्रॉब्लम बड़ी आती है इस चैप्टर के अंदर। वैसे इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है, इट इज इजी। ठीक है। तो जब इस चैप्टर को आज मैं स्टार्ट करा रहा हूं ना, तो स्टार्ट करने से पहले ही हम क्लास में एक लाइन बोलेंगे। वो लाइन क्या है? वो लाइन हम खुद से बोल रहे हैं पहली स्टार्टिंग में। वो हम ये बोल रहे हैं कि दिस चैप्टर इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th। ये तुम खुद से बोल रहे हो। ठीक है। जब जब ये चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, आज पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, मैं डेली ये लाइन तुमसे दोहराऊंगा। मैं क्यों ये लाइन बोल रहा हूं? क्योंकि ये चैप्टर मुश्किल लगता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर फीड हो चुका है कि ये मुश्किल है, जबकि आसान है। मैं सच्ची बोल रहा हूं, बहुत आसान है, बहुत लल्लू सा चैप्टर है अगर तुम फोकस से पढ़ लेते हो तो। ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पीके हिट्स क्या है? तो इस चैप्टर के पीके हिट्स अभी मैं आज आपके लिए लिखकर नहीं लेकर आया हूं, कल वाले लेक्चर में मैं आपको पीके हिट्स बताऊंगा। वैसे तो ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे वेटेज के सवाल आपके फाइनल एग्जाम के अंदर इसमें से आएंगे। तो ये चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप मान लो आपका जो पेपर होगा स्कूल में 80 मार्क्स का, उसमें से 7-8 नंबर के सवाल तो इस चैप्टर में से आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं।
आराम से, हाँ हाँ, ठीक है, आराम से आ जाते हैं। यस यस, बहुत इजीली आ जाते हैं बेटा इतने तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आज हम आधा चैप्टर पढ़ेंगे, कल हम आधा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना बेटा, ये एक प्रकार की फंडामेंटल फोर्स होती है। अब तुम बोलोगे भैया ये फंडामेंटल फोर्स क्या है? यार ये जो पूरी दुनिया है ना, इसके अंदर 4 नॉर्मल फोर्सेस हैं, एक ऐसी फोर्सेस जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। दीज आर 4 यूनिवर्सल फोर्सेस इन दी नेचर, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो इनके बिना यूनिवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। उन्हीं चारों में से एक फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी और कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो सब छोड़ो, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये है क्या? व्हाट इज दिस? मतलब ये हुआ क्या था? तुमने तुमने कहानी सुनी होगी, तुमने कहानी सुनी होगी, कौन सी कहानी सुनी होगी? तुमने कहानी सुनी होगी कि भैया वो न्यूटन बाबा बैठे हुए थे, न्यूटन बाबा बैठे हुए थे और अचानक से उनके सिर पे सेब गिरता है, और वो कहते हैं आइला जादू हो गया कि भैया नीचे सेब गिरा, इसका मतलब एक फोर्स है जो कि सेब को नीचे खींच रही है, नीचे खींच रही है। बट मेरा यहां पे एक ही सवाल है, अगर न्यूटन बाबा जो हैं वो पाकिस्तान में होते और सेब की जगह बम गिरता तो क्या होता? पर ठीक है, मजाक से हटके, मजाक से हटके, है ना। ये सारी कहानियां होती हैं जो कि आप सुनते हो, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब धोखा है जो तुम्हें बचपन से बताया जा रहा है कि यार सेब गिर गया था इसलिए उनको ये लगा कि ग्रेविटी होती है। भाई इतना इंटेलिजेंट इंसान, इतना इंटेलिजेंट इंसान, और तुम्हें लगता है कि सेब गिरने से उसको पता चलेगा कि ग्रेविटी होती है? तुम पागल हो क्या भाई? इतना इंटेलिजेंट इंसान और उसको लग रहा है कि सेब गिरने से, अरे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उनको पहले से पता था, वो तो कहानी बन गई है। अब देखो ग्रेविटी होती क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कोई सोच सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? बताओ। बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल हैं, उन दोनों के बीच में अगर कोई अट्रैक्शन की फोर्स होगी उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। मनी मन मुस्कुरा काहे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये वो वाली फोर्स नहीं है जो कि तुम्हारे और उसके बीच में है, क्योंकि बेटा उस फोर्स में वन साइडेड है, तुम्हारे तरफ से तो फोर्स है, सामने वाले की तरफ से नहीं है। ग्रेविटी डिफरेंट है, ग्रेविटी में दोनों तरफ से फोर्स होती है भैया। हाँ, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी टू साइडेड है, लेकिन तुम्हारा प्यार तो वन साइडेड ही है। कोई बात नहीं, है ना, मतलब समझो ग्रेविटी क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ग्रेविटेशनल इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगनी ही लगनी है, लगनी ही लगनी है। भैया पर्सनल हो गया, कोई बात नहीं। ड्यू टू देयर मासेस, और ये फोर्स लगती क्यों है? उनके मासेस की वजह से लगती है, ठीक है। अब ना इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए तुम्हें एक लॉ पढ़ना पड़ेगा, और उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी मान लेते हैं दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है m1, एक है m2, इनके बीच में एक अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी, यस और नो? तो वो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी मास के प्रोडक्ट के, m1 इंटू m2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया r, क्या मान लिया? r। तो ये जो फोर्स होगी इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या है? ये लॉ है एक, और इसी लॉ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप देख सकते हो ये लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये लॉ है, ये नियम है, ये स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी भैया, हाँ कि ना? ठीक है भैया, करनी पड़ेगी। यानी ये स्टेटमेंट बोलती है कि दोनों के मास के, प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के। तो फाइनली ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे बन के आती है बेटा, m1 m2 बाय r स्क्वायर।
ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं। एक कांस्टेंट होता है जी, ठीक है, ये जी लगाया हमने, और ये जो जी है इसको हमने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बड़ा वाला ये तुम्हें जी दिख रहा है, जी जी, हाँ, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, यूनिवर्सल, हाँ जी, क्या बात है ना, हाँ जी लिख रहे हैं, स्मार्ट हो गए हो, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, उनके बीच में अगर एक ग्रेविटी की फोर्स होगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें जी कांस्टेंट है, m1 है पहली बॉडी का मास, m2 है दूसरी बॉडी का मास, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। अब ये जी की वैल्यू क्या होती है बताओ, ये जी की वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। ये जो तुम्हें जी दिख रहा है, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है, इसको हम, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, और वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, और वो भूलोगे नहीं। अगर भूलोगे तो खुद के दो चमाट मारना और फिर याद कर लेना, पर याद तो करना पड़ेगा ना जी। कोई बताए, मैं पानी पी लूं। हाँ बताओ। यस, हाँ 6.67 × 10⁻⁻11, बहुत बढ़िया, 6.67 × 10⁻⁻11, ये वैल्यू होती है बड़े वाले जी की, बड़े वाले जी की, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है भैया, ये स्टेटमेंट भी समझ आ गई। अच्छा, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से याद रखना, और ये जी की जो वैल्यू है वो भी तुम याद रखना। अब पता है पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है पेपर में, डिराइव द यूनिट, डिराइव द यूनिट ऑफ बड़ा जी, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट डिराइव करो। और वो यूनिट तुम्हें डिराइव कैसे करना है देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। अच्छा, फोर्स का यूनिट तुम्हें पता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, फोर्स, यस, न्यूटन, है ना। जी का यूनिट हमें निकालना है। अच्छा, मास का यूनिट होता है केजी, तो ये हो जाएगा केजी का स्क्वायर, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब इसको यहां ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो जी की वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसका यूनिट होता है। तो डेरिवेशन के लिए ये यूनिट ऐसे पूछ लेते हैं कि यूनिट बता दो इसका क्या होता है, तो तुम यूनिट बता सकते हो। वैल्यू तुम्हें याद है ही, वैल्यू क्या है अभी बताई, 6.6 × 10⁻⁻11, और ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है जी भैया, मजा आ गया जी। है इतना क्लियर है क्या, पहले बता दो, इतना क्लियर है क्या, फिर हम इसके क्वेश्चन वोश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट से बताओ। क्लियर है, क्लियर है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखें, इससे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। अगला चैप्टर, अरे अगला चैप्टर ये तो पढ़ा लेने दे भाई, अगले चैप्टर पे क्यों भाग रहा है, अगला चैप्टर तुम जो बोलोगे वो कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स ही करते हैं पहले ना, पहले फिजिक्स को खत्म करते हैं, क्योंकि फिजिक्स का जो अगला चैप्टर है, वर्क वर्क पार एनर्जी अभी बचा हुआ है, तो पहले वर्क पार एनर्जी करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री पे। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर, इसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी और डी, सी और डी। चलो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज डबल्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि अगर जो दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है आर, उसको चेंज करके डबल कर दिया है, तो जो फोर्स है वो कैसे बदल जाएगी। तो तुम्हें पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया है, देखो अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 r², यानी जो फोर्स होगी वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/4 टाइम्स। बात समझे, बात समझे, है ना, क्योंकि डिस्टेंस डबल करा है, बट हमें स्क्वायर करना होता है, तो स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, राइट।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट 1 kg ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, अर्थ का रेडियस गिवन है और अर्थ का मास गिवन है। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। तुम्हें पता है फोर्स का फॉर्मूला G m1m2 बाय आर स्क्वायर। जी की वैल्यू लिख लो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, एक बॉडी का मास है कितना, 1 किलो, और दूसरी बॉडी कौन सी है, अर्थ। अर्थ का मास हमें गिवन है ना, अर्थ का मास कितना गिवन है, 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, उसके सरफेस पे है। देखो डिस्टेंस कहां से लेते हैं, ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। तो जितना अर्थ का रेडियस होगा, जितना अर्थ का रेडियस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा दोनों बॉडीज के बीच पे, क्योंकि बॉडी हमें गिवन है। देखो बॉडी रखी कहां गई है, ऑब्जेक्ट इज ऑन दी सरफेस, ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखा गया। ये बात क्लियर है, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना तुम्हें। अब देखो ये जो है ये डिस्टेंस आपको रेडियस गिवन है जो कि है 6.4 इंटू 10⁻6, और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस सब को अब आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे और आप आंसर बता दोगे। ठीक है, इस सब को आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे और आप आंसर बता दोगे। वैसे इसका आंसर सबको पता भी होगा कि जो आंसर आएगा वो आएगा अराउंड 9.8 न्यूटन, ये आ रहा होगा। भैया कैसे पता, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, हमें फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। कोई भी बॉडी अगर अर्थ के सरफेस पे होती है तो फोर्स कितनी लगती है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, F इक्वल्स टू mg, है ना, याद आ गया, याद आ गया। मास कितना है 1, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो डायरेक्टली है, तो हमें ट्रिक भी पता है ना। तो अगर कैलकुलेशन सॉल्व ना भी हो तो डायरेक्टली 9.8 लिख के आ जाना, टीचर को पता नहीं चलेगा, टीचर को पता नहीं चलेगा, है ना। वो भी कहेंगे कि अरे कैलकुलेट करा होगा बच्चे ने, बट अपन तो स्मार्ट है, क्या है अपन, स्मार्ट है। चलो, what happens to the magnitude of force of gravitational between two object if the distance between object is tripled। अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल कर दोगे, 3 गुना कर दोगे, तो फोर्स कितनी कम होगी, डिस्टेंस को 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, राइट। तो 9 टाइम्स यानी 1/9 टाइम्स हो जाएगी क्या, फोर्स। ठीक है, मास ऑफ दी बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, दोनों के मासेस को डबल करा है, यानी 2 इंटू 2, यानी जो फोर्स होगी वो 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 गुना, 4 टाइम्स। ठीक है, मास ऑफ दी बोथ ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, यानी मास को भी क्या करा है, मास दोनों ऑब्जेक्ट का, और डिस्टेंस को भी डबल करा है। देखना बेटा, मासेस को भी डबल करा है, यानी 2m1 इंटू 2m2, मास को डबल कर दिया, और देखो डिस्टेंस को भी डबल करा है, डिस्टेंस को भी डबल करा है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 2 4, और नीचे भी 4 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो आपस में कट जाएंगे और ये आ जाएगा gm1m2 बाय आर स्क्वायर। यानी अगर मासेस को भी डबल कर दो, रेडियस को भी डबल कर दो, तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, बताओ, डन है। क्या बात है बेडू, समझ आया, मजा आया, इंटरेस्ट आया, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, अच्छा तुमने एक चीज देखी कि जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ भैया है। और तुमने कभी अपने स्कूल में नोट करा है कि तुम्हारा एक ऐसा दोस्त होता है जो कि थोड़ा मोटा होता है, बट लड़कियों का वो दोस्त होता है, हर लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट में होता है वो, हर लड़की की फॉलोइंग में मिल जाएगा तुमको वो। अरे हाँ कि ना, देखा है, देखा है। तो उसका रीजन आज पता चला है अपन को, यानी मास अगर बढ़ता है तो अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ती है बेटा, तो तुम खामखा फिट होने में लगे हो। असली मजा तो मास बढ़ने में है, क्योंकि मास बढ़ेगा तो अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ जाएगी और लोग अट्रैक्ट होते जाएंगे तुम्हारी तरफ। देख रहे हो, सीक्रेट रिवील हो गया है आज ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। दिल पे ले लेंगे कहीं ना कहीं, दिल पे नहीं लेंगे, अरे नहीं यार, नहीं भाई, अरे दिल पे मत लो भाई यार, मजाक कर रहा हूं,
बच्चे कह रहे हैं कि भैया यार आपने वो कर दिया है मोटे लोगों का मजाक। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वो कर रहा था। चलो अब समझ आ गया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 10 kg 20 kg आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। आपको इन दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। देख लो गिवन क्या है, मासेस गिवन है। फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1m2/r²। जी की वैल्यू लिखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास कितना है 20 और 10, तो ये हो जाएगा 200। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। बस अब इसको सॉल्व कर लो और फोर्स निकाल दो। क्या करो बेटा, इसको सॉल्व कर लो और फोर्स निकाल दो फटाफट से, फटाफट से सॉल्व कर दो। बताओ भाई क्या लगता है, कितना आ रहा है? 13.2 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ऐसा कुछ आ रहा है। बहुत बढ़िया, डन। 2 न्यूटन, एक मिनट, 2 न्यूटन कहा बोल रहे हो, कहा बोल रहे हो बेटा? चलो, the mass of the earth is 6 into 10⁻24 and that of the moon is 7.4 into 10⁻, this. If the distance between earth and moon is this, calculate the force exerted by the earth on moon. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जिसका मास बड़ा होगा क्या वो ज्यादा फोर्स लगाएगा? हाँ कि ना बोल दे। बिल्कुल लगाएगा। इसी वजह से जो पृथ्वी है वो हम पे फोर्स लगाता है और हम पृथ्वी से जुड़े रहते हैं, हम ग्राउंडेड रहते हैं। रहते नहीं रहते? बिल्कुल रहते हो, रहते हो। हाँ हाँ भैया रहते हो, बात तो सही है। हम ग्राउंडेड रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि एक अट्रैक्शन की फोर्स लग रही होती है ना यार, राइट? यस, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही होती है। अब सवाल देखना बेटा, सवाल क्या है मेरा तुमसे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर पृथ्वी हम पे फोर्स लगा रही है तो क्या हम भी पृथ्वी पे फोर्स लगा रहे हैं? यस और नो? हाँ लगा रहे हो। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि पृथ्वी हमारे ऊपर खींची चलाए? यानी अगर मैं उड़ने लगूं, मैं पापा की परी बन जाऊं और मैं उड़ने लगूं, और तो फिर मैं भी तो अर्थ को खींचना चाहिए, बट मैं तो अर्थ को नहीं खींचता। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा मास कम है, तो मैं उतनी फोर्स अर्थ पे नहीं लगा सकता कि अर्थ खिंच जाए। बट मैं भी फोर्स लगाता हूं अर्थ पे भाई, मैं भी लगाता हूं और अर्थ भी मुझ पे लगाता है। हम सब अर्थ पे अट्रैक्शन की फोर्स लगाते हैं, बट हमारे मासेस कम है। बात समझ में? सिमिलरली अर्थ और मून भी आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, बट फिर भी चक्कर कौन काटता है? चक्कर मून काटता है अर्थ के। क्यों? क्योंकि मून का मास कम है। सिमिलरली सूरज और अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, लेकिन अर्थ चक्कर काटता है सूरज के, सन के। क्यों? क्योंकि सन का मास ज्यादा है, अर्थ का मास कम है। समझे? जिसका मास ज्यादा उसके चक्कर कटते हैं। समझे बात को? यस, ठीक है। सारा गेम मास का है, तो अब इसमें कुछ नहीं बोला है। इसमें ये बोला है कि अर्थ और मून में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, तो ये आप खुद कैलकुलेट करोगे, या आप खुद कैलकुलेट करोगे। दोनों के मासेस की वैल्यू दे रखी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो जी m1m2/r² का फॉर्मूला लगा देना और आंसर बता देना। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, राइट। अच्छा, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो तुम मुझे बताना यार, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक मून है वो पृथ्वी के चक्कर क्यों काटता रहता है? मुझे एक बात बता, ऐसा क्यों होता है कि मान ले अर्थ है, ये मून है, ये मून हमेशा राउंड ही क्यों चक्कर काटता है? ये ऐसे दूर क्यों नहीं चला जाता है? ये ऐसे ऐसे क्यों नहीं चला जाता? हमेशा राउंड ही चक्कर क्यों काटता है? बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है? वाई? वाई? क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कल पाथ में मूव कर रही होती है ना, तो एक फोर्स लगती है सेंटर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रपिटल। नाम से ही समझ आ रहा है, सेंटर है नाम में, यानी कोई फोर्स होगी जो कि सेंटर की तरफ खींच रही होगी, और उसको हम बोलते हैं सेंट्रपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रपिटल फोर्स। यानी जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, एक फोर्स होती है जो कि उसे सेंटर की तरफ लगती रहती है, सेंट्रपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स होती है, इसकी वजह से मून जो है वो अर्थ के चक्कर काटता है, अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर काटता है।
तुम जो हो वो लड़की के चक्कर, ओ सॉरी वो अलग वाले चक्कर हो गए, वो वाले चक्कर की बात मतलब जैसे एक पत्थर बांधा धागे पे और तुम ऐसे 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 घुमाओ 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 और छोड़ दो। जब तक तुमने फोर्स लगा रखी थी तो सेंट्रिपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रही थी और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने छोड़ा, अब सेंट्रिपिटल फोर्स चली गई। अब क्या होगा, जैसे जिस भी जहां मान लो यहां छोड़ोगे तो तुम्हें ऐसे पाथ में मूव करने लगेगा और पत्थर ऐसे जाके सामने वाले भैया के घर के कांच को तोड़ देगा। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, बोलो यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है ना। तो यानी सेंट्रिपिटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Centripetal force is the force acting on the body moving in a circular path directed towards the center of the circle. This force is responsible for keeping object in a circular motion. ठीक है, अब इसका क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि एक स्टोन है, उनको उसको हम घुमाए जा रहे हैं और अगर हम उसको छोड़ देंगे, स्टोन को घुमाना छोड़ देंगे तो स्टोन क्या अब भी सर्कुलर पाथ में घूमेगा? तो अब नहीं घूमेगा क्योंकि अब सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं लग रही और अब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा। सिमिलरली अगर मान लो आज पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है तो क्या होगा? अगर आज पृथ्वी की, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है तो क्या होगा कि जो मून जो चक्कर लगा रहा है ना, अब इस मून को कोई फोर्स अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो अब ये मून चक्कर नहीं लगाएगा, ये मून स्ट्रेट पाथ में निकल जाएगा, अब वो सर्कल पाथ में नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, अगर क्लियर है तो एक बार चैट में पीके लिख के दिखा दो फटाफट से, चैट में पीके लिख के दिखा दो अगर क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन का वैसे इंपॉर्टेंस क्या है? देखो पहली चीज तो मैंने जैसे आपको अभी बताया भी, ये उस फोर्स के बारे में बताता है जिसकी वजह से हम अर्थ पे अटैच्ड है, जिसकी वजह से हम अर्थ पे रुके हुए हैं, वरना हम अर्थ में ऊपर उड़ रहे होते हैं अभी। ठीक है, दूसरा मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, वो भी यही बताता है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, उसके बारे में भी बताता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, टाइड्स। तुमने देखा टाइड्स क्या होते हैं? वो जो ओशंस के अंदर वो रात को ऐसे हाई वेव्स आती हैं, उनको हम टाइड बोलते हैं। वो टाइड आते क्यों हैं? रात को क्या होता है, जो चंद्रमा होता है, जो मून होता है, वो अर्थ के थोड़ा नजदीक आ जाता है, करीब आ जाता है। ठीक है, तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, हाँ है ना? तो होता क्या है, उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगती है। पहले ऐसे थी वेव, ओशन ऐसे थे, लेकिन जब मून पास आ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गई, तो अब ऐसे ऊंची ऊंची वेव्स आने लग गए जिनको हम बोलते हैं टाइड्स। तो रात को टाइड्स क्यों आते हैं? क्योंकि उस टाइम पे मून जो होता है वो अर्थ के पास आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाती है एंड टाइड्स जनरेट हो जाते हैं। राइट, कपड़े धोने वाला बेटा कुछ लोगों की हालत तो ऐसी है ना कि न्यू ईयर से उनका कोई कमबैक नहीं होगा, उनको तो एक न्यू जन्म लेना पड़ेगा कमबैक करने के लिए, एक नया जन्म लगेगा तुम्हें तो कमबैक के लिए। एक जन्म ये वाले में नहीं हो पाएगा भैया, वो 100 साल कम पड़ रहे हैं, 200 साल लगाओ हमारे, है ना? तुम्हारा एक अलग जन्म लगवाएंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, वैसे तुम मोशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। जी, छोटा वाला जो जी है ना, छोटा वाला जो जी है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता क्या है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, ड्रॉप यानी मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं, तो जब वो नीचे आता है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगती है। राइट, तो ये क्या होता है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स ऑन द अर्थ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड by the gravitational force of the earth. This is called acceleration due to gravity. इसको हम छोटे वाले g से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने का, वैसे तो तुम्हें वैल्यू याद है,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है। इमेजिन करेंगे एक ऑब्जेक्ट है, डेरिवेशन देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये अर्थ है ना, अर्थ का मास m है, इस ऑब्जेक्ट का मास छोटा वाला m है। अब क्या हो रहा है, ये जो है ये नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, ये नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब भी कोई बॉडी ड्रॉप हो रही होती है तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, पहले मुझे बताओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है भैया, फोर्स होती है m इंटू एक्सेलरेशन, एम ए। पढ़ा ही नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। और एक्चुअली में जब भी कोई बॉडी ड्रॉप हो रही है तो उस पर फोर्स लग कहां से रही है? उसमें लग रही है ग्रेविटी की वजह से फोर्स में, है ना। तो हम लिख सकते हैं फोर्स का एक और फॉर्मूला, G m1 m2 बाय मान लेते हैं जो इसका रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है वो r है ना, तो इसको हम ले लेते हैं बाय r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। अब इन दोनों में ही फोर्स है तो इन दोनों को हम बराबर इक्वेट कर सकते हैं, मैथ में हमने पढ़ा हुआ है। तो एम ए इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो छोटे वाले m से ये छोटा वाला m यहां कट जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है, जी एम बाय आर स्क्वायर। और यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब g क्या होता है बेटा? g होता है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -11। ये बड़ा वाला m क्या है? मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है जो कि होता है 6400 किलोमीटर, है ना। अर्थ का रेडियस भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है। तो जब इन सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करोगे तुम, तो पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने सारी वैल्यूज को बस पुट करा, बाकी हमने कुछ भी नहीं करा। मैं इसकी कैलकुलेशन तुम्हें दिखा भी देता हूं, ये देखो, ये देखो। जी निकालने के लिए हमने, स्मॉल जी निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया? ये क्या है? बड़ा वाला जी, ये है मास ऑफ द अर्थ बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। याद रखना है फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जी एम बाय आर स्क्वायर। इसको अपने दिमाग के छोटे से भेजे के अंदर डाल लो, ठीक है। हाँ, तो आंसर जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन है? ठीक है, ठीक है। तो समझ गया बेटा हुआ क्या? अगर आया तो एक बार पी के लिख देना। हुआ क्या? कोई चीज नीचे गिरी, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगी, फोर्स एम ए भी होती है, फोर्स जी एम एम बाय आर स्क्वायर भी होती है, दोनों को हमने आपस में इक्वेट कर दिया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आ गई? जी एम बाय आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करी तो 9.8 आ गया। डन, ठीक है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखने से पहले, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ये बदलती कैसे है? देखो, बदलता तो हर कोई है, बट कुछ लोग नहीं बदलते, कुछ लोग नहीं बदलते। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके जीवन में दो प्रकार के दोस्त होते हैं। कैसे दोस्त? देखो, आपके जीवन में दो प्रकार के दोस्त होते हैं। एक होता है सच्चा मित्र और एक होता है नकली मित्र। तो जो सच्चा मित्र है वो है बड़ा वाला जी, वो है बड़ा वाला जी। सच्चा मित्र तो बड़ा वाला जी ही होता है, और जो नकली मित्र है वो है छोटा वाला जी, वो है छोटा वाला जी। कैसे? समझाता हूं। ये जो बड़ा जी है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -11। बट ये जो छोटे वाला जी है ये गद्दार है। अरे ये गद्दार है, ये वही है जो कि बोलता है एग्जाम से पहले मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा और पढ़ पढ़ के आता है और टॉप कर लेता है भैया। ये वही है, ये वही है। तो इसकी वैल्यू होती तो 9.8 है, बट ये बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने फॉर्मूला देखा हो तो फॉर्मूला है जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना। तो ये बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? अगर तुम मान लो, अभी तो तुम पृथ्वी के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो अर्थ का मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लो हम जी की वैल्यू मून के लिए कैलकुलेट करें तो मून का मास अलग है, रेडियस अलग है, तो वैल्यू अलग आएगी, वैल्यू बदल जाएगी। यानी अगर आप किसी और प्लेनेट पे मूव करोगे
तो ये जो छोटा जी है इसकी वैल्यू बदलेगी, बट बड़े जी की वैल्यू नहीं बदलती। उसके अलावा अर्थ पे भी इसकी वैल्यूज बदल जाती हैं। कैसे कैसे बदलती हैं? 3 केसेस होते हैं, मैं बताता हूं। अगर आप, ये आपकी पृथ्वी है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत हाइट पे ले जाते हो, मान लो हिमालयास पे ले जाते हो, हिमालयास पे, है ना, तो हम हाइट कहां से कैलकुलेट करते हैं बेटा? सेंटर से कैलकुलेट करते हैं, हमेशा पृथ्वी के सेंटर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये सेंटर है, यहां से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप बहुत हाइट पे ले जाओगे तो ये जो डिस्टेंस होगा आर, ये बढ़ जाएगा। और तुम्हें फॉर्मूला पता है स्मॉल जी का, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो अगर तुम हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो पहला पॉइंट, एक मिनट, क्या हुआ? क्या हो गया भैया? एक मिनट देना ना बेटा। हाँ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगी, यानी अगर आप एल्टीट्यूड पे जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगी। दूसरा केस, अगर आप पृथ्वी के अंदर जाते हो, अर्थ के अंदर, मान लो आप गड्ढा खोदते जा रहे हो, एक गुफा बनाते जा रहे हो और आप अंदर जाते जा रहे हो। अगर आप अंदर जाओगे ना अर्थ के, मान लो आप सरफेस पे नहीं हो, आप अंदर आ गए हो, तो भी जी कम होता है। याद रखना, अगर आप अंदर आओगे तो भी जी कम होगा। अब उसका रीजन क्या होता है? तुम बोलोगे भैया डिस्टेंस तो कम हो गया, तो भैया जी तो बढ़ना चाहिए। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, क्लास 11th में चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, उसमें इसका पूरा रीजन पढ़ोगे। इसका रीजन होता है कि अगर आप नीचे आते हो तो ये मास भी कम होता है। ये अगर ये मास कम होगा, ये मास कम होगा तो जी कम होगा। वो एक अलग रीजन है, वो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, आपको बस इतना इतना समझना है। क्या हो गया? हाँ, इतना समझना है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस इतना समझना है, क्लियर है, कि अगर हाइट बढ़ेगी तो भी जी घटेगा, हाइट अंदर जाएगा अर्थ के तो भी जी घटेगा, दोनों में जी विल बिकम लेस। हाईएस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब होगा? कहां होगा? सरफेस पे, सरफेस पे। ये तो दो रीजन हो गए। एक और रीजन होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, अर्थ की जो शेप होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से होती है। अर्थ की जो शेप, अरे ये क्या बना दिया भैया, सॉरी 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 थोड़ा सा अर्थ ओवल होता है, थोड़ा सा अर्थ क्या ओवल होता है, राउंड नहीं होता। अगर मैं आपको एग्जैक्ट शेप बताऊं तो ये मान लो अर्थ का सेंटर है, ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं पोल, पोल, और इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? पोल। आपने पढ़ा होगा, ये है पोल, ये है इक्वेटर, ये है पोल, ये है इक्वेटर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि चलो मैं वो सब वो रिवील नहीं करना चाहता मैं, बट अरे यार अब मैं रिवील कर दूंगा, छोड़ो, नहीं नहीं अभी नहीं बताता तुम्हें। कुछ चीजें आएंगी ना तुम्हारे लिए कुछ दिनों में, तो तुम्हें ये जो चीज आज मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये चीज वहां पे लिंक होगी। तो तुम्हें उस समय पे दिमाग लगाना होगा कि प्रशांत मैंने जोक क्या मारा है। तो मतलब अब मैं क्या बोलूं, सब बता दूंगा वरना मैं, बट तुम अभी जो चीज आएगी ना, बहुत प्यारी चीज है, जिसमें कि तुम्हारे भाई ने जो एक्टिंग करी है वो बात की बात है। बट यस, क्या मतलब ये जो तुम देख रहे हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, बाद में फिर तुम कहोगे भैया ये तो हमको समझ ही नहीं आया। सुन लो, देखो, अब पोल होता है, ये इक्वेटर होता है, याद कैसे करोगे? पी के भैया ऑन टॉप खुद की तारीफ खुद ही कर लेते हो। पी के भैया ऑन टॉप, तो अर्थ ऐसा दिखता है, जो टॉप पे आएगा वो पोल आएगा, बाद में इक्वेटर आएगा। पी के भैया ऑन टॉप यानी पोल ऑन टॉप। ठीक है, अब देखो, अगर तुम देखोगे सेंटर से पोल का डिस्टेंस कम है, इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है। तो जहां पर डिस्टेंस कम होगा, एक बात मुझे बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है, पोल का डिस्टेंस कम है। और तुम्हें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। तो अगर मेरा आर कम होगा तो क्या मेरा जी ज्यादा होगा? बिल्कुल होगा। यानी यानी पोल पे, याद रखना, पोल पे जो जी लगता है वो ज्यादा लगता है, इक्वेटर पे जो जी लगता है वो कम लगता है। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके, ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन, आगे बात समझ में? अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पेपर में पूछा भी जाता है। तो याद रखना,
अगर एल्टीट्यूड पे जाएगा तो भी जी कम होगा, डेप्थ में जाएगा तो भी जी कम होगा, बट अगर लैटिट्यूड यानी पोल्स पे जी ज्यादा होता है, रीजन मैं आपको बता चुका हूं, और इक्वेटर पे जो होता है वो कम होता है। इक्वेटर पे कम होता है, पोल पे ज्यादा होता है। क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़े। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ अ प्लैनेट इज ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी क्या बोला, एक प्लैनेट है जिसका जो मास है वो कितना है, उसका जो मास है वो ट्वाइस है अर्थ के। अरे भैया एक प्लैनेट है, एलियन का प्लैनेट, पीके प्लैनेट है बेटा, उसका जो मास है वो अर्थ के मास के डबल है, और जो रेडियस है वो भी डबल है। अरे भैया इतना बड़ा प्लैनेट, क्या बात है ना? अर्थ के रेडियस के डबल है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, यही होता है। अब देखो जी तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो हमेशा कांस्टेंट है भैया, मास डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया, तो वैल्यूज पुट कर दो, तो हो जाएगा जी इंटू 2m डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्योंकि कट गया ना 1/2, यानी पुराने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आधी हो जाएगी वैल्यू, 1/2 हो जाएगी वैल्यू। अगर पहले वैल्यू 10 थी तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, अर्थ के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। व्हाट हैपेंस टू दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे फाइनल एग्जाम में ना ये 2 नंबर का सवाल आएगा कि पोल्स पे जो वैल्यू होती है जी की वो इक्वेटर के कंपैरिजन में कम होती है या ज्यादा होती है, और ऐसा क्यों होता है। तो तुम्हें रीजन पता होना चाहिए। पोल जो है उसमें डिस्टेंस कम लग रहा है सेंटर से, अगर डिस्टेंस कम लग रहा है बेटा तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, व्हाट विल बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी व्हेन वी गो अप हिल, अगर आप ऊपर जाओगे तो जी डिक्रीज होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। अगर नीचे जाओगे तो भी कम होगी, ऊपर जाओगे तो भी कम होगी, सरफेस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रुको, चलो अब ये छोटे जी और बड़े जी के बीच का एक डिफरेंस देख लो। 3 मार्क्स के अंदर, पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स के अंदर छोटे जी और बड़े जी का डिफरेंस आ जाता है। रीड करो फटाफट। रीड करो। हाँ बहुत बढ़िया। देखो स्मॉल जी क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं बदलती, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसका यूनिट तो बहुत खतरनाक है, बड़े वाले जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कुछ 3 डिफरेंस है, इनको याद कर लो, काम चल जाएगा। ठीक, चलो जी आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक दो क्वेश्चन थे जो कि सर मैंने ऐड नहीं करे बट मुझे याद है, वो 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको, मुझे तुम्हें बताना था। हाँ, एक कॉन्सेप्ट मुझे तुम्हें बताना है। पहली चीज, मून पे जो जी की वैल्यू होती है ना वो याद रखना, मून पे जो छोटे जी की वैल्यू होती है वो अर्थ के 1/6 टाइम होती है। एक तो ये पॉइंट याद रखना, कभी कभार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो तुम्हें याद रहना चाहिए। मून पे जो स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 टाइम होती है। पॉइंट नंबर 1 याद रहेगा बेटा, जल्दी बता दो। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, वो क्या पूछे जाते हैं कि मान लो वैसे तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन करा भी चुका हूं बट घुमा कर आता है, ध्यान से देखना। एक दूसरा प्लेनेट है, एक दूसरा प्लेनेट है जहां पे जो मास है वो तो 10 टाइम्स है, और जो रेडियस है वो कितना है, वो 2 टाइम्स है। ठीक है, तो आपको ये बताना होगा उस प्लेनेट पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू क्या होगी, बड़े वाले जी की। अबे घुमा के पूछा है, क्योंकि बड़े वाला जी तो सच्चा दोस्त है, वो तो बदलता ही नहीं है, चाहे प्लेनेट कोई भी हो। तो जी विल ऑलवेज रिमेन सेम, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आई बात समझ में, आई बात समझ में क्या बताना चाहता था। ठीक है, चलो बहुत सही, क्लियर है, हाँ वो सेम रहेगा। ठीक है जी, ओके जी, मजा आ गया जी।
इंटरेस्टिंग हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, चल अब बात करते हैं बेटा मास की। ममम मास, मास की बात करें, क्या बोलते हो ममम मास? हाँ, मास जो है ना यार, मतलब तुम बोलते रहते हो ना भैया हाँ, हमारा वेट कितना हो गया भैया, हम 40 किलो के, 50 किलो के, 60 किलो के। यार वो वेट नहीं होता, वो मास होता है। मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि केजीज में नापी जाती है। तो अगर तुम किसी से बोल रहे हो वेट, तो वेट नहीं है, वो तुम्हारा मास है। क्या है? मास। ठीक है, तो मास क्या होता है? हमेशा किलोग्राम्स में नापा जाता है और एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके पास दिशा नहीं है। मतलब दिगराज सर तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी केजी क्या है, इसका यूनिट रहता है। तो आप जो कैलकुलेट करते हो मास होता है, वेट नहीं होता। फिर तुम बोलोगे भैया वेट क्या होता है फिर? अरे वेट तो पता है क्या है, जो न्यूटन में कैलकुलेट होता है। यानी एक्चुअली में वेट क्या है? एक प्रकार की फोर्स है। हाँ, और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, तो वो जो आप कैलकुलेट, वो जो आप वेट बोलते हो ना, वो वेट नहीं है, वो मास है। और मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट बनता है। तो वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, वेट इज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, इधर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। मान लो मेरा मास जो है वो है 70 kg। तो मुझे बताओ मेरा वेट कितना होगा? तो वेट कैलकुलेट कैसे करोगे? एम जी, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो ये आ गया मेरा वेट 700 न्यूटन। कितना आ गया? 700। कितना आ गया दोस्तों? 700। राइट, डन। चलो 700, बहुत बढ़िया। वेट और उसमें डिफरेंस समझ गए। अब ना तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं कि अब मास भी तुम्हारे वो सच्चे दोस्त की तरह है जो कि नहीं बदलेगा, यानी मास विल ऑलवेज रिमेन सेम, बट वेट कैन बी चेंज। क्योंकि मास क्या है? एक बॉडी के अंदर अंदर क्या है, वो मेरा मास है। तो चाहे मैं आज यहां पृथ्वी पे हूं, चाहे मैं मून पे चला जाऊं कल, है रॉकेट में बैठ के छू करके मून पे चला जाऊं, चाहे मैं मार्स पे चला जाऊं एलियन के साथ कैरम बोर्ड खेलूं, चाहे मैं नेपट्यून पे चला जाऊं, है ना, वहां पर आइस स्केटिंग करूं, मैं कुछ भी करूं, मेरा मास सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। वो नहीं बदलेगा, है ना, वो नहीं बदलना, वो सेम रहेगा। मास विल रिमेन सेम, लेकिन वेट बदलेगा। क्यों? क्योंकि वेट का फॉर्मूला है एम इंटू जी। और तुम्हें पता है जो छोटा जी है तो गद्दार है, छोटा जी तो गद्दार है, तो वो तो बदल जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यानी याद रखना कि मास विल नेवर चेंज बट वेट कैन बी चेंज। कब चेंज होगा? जब जी बदलेगा, जब जी बदलेगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें बात पता है कि जो मून है उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में g/6 है, मैंने बताया, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। एम तो कांस्टेंट है और जी कितना है? g/6। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मुझे मून पे वेट निकालना है तो वो अर्थ के वेट के 1/6 टाइम होगा। अगर ये चीज समझ आई तो एक बार चार्ट में पी के लिख दो फटाफट से, जल्दी बताना। क्लियर है क्या? डन है क्या? समझ आ रहा है क्या? ठीक है, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, बहुत बढ़िया। चलो इसके क्वेश्चन करें, इसके क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। है ना, मास और वेट में एक डिफरेंस है, बट एक मिनट इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। मास और वेट के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं पेपर्स के अंदर, तो देखना। द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन अ मून इज अबाउट 1/6 द टाइम ऑन द अर्थ। ही कैन लिफ्ट अ मास ऑफ 15 kg ऑन द अर्थ। What will be the maximum mass he can lift on applying the same force on the moon? मान लो कि मैं 15 kg का एक मास उठा सकता हूं, तो मैं कितना मास, कितना मास मून पे उठा पाऊंगा?
कितना मास उठा पाऊंगा? भैया मास तो सेम ही रहेगा, मैं 15 kg का मास उठा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। बट अब कॉन्सेप्ट लगाना, जब मैंने 15 kg का मास उठाया अर्थ पे, तो एक्चुअली में उसका वेट कितना था? उसका वेट देखना, वेट कितना था? अर्थ पे वेट था 15 × 10, दैट इज 150 न्यूटन। यानी मुझे 150 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ी होगी उसको ऊपर उठाने के लिए। हाँ कि ना? हाँ भैया लगानी होगी। लेकिन लेकिन अब नेक्स्ट प्लेनेट में क्या होगा, मून पे क्या होगा? मून पे तो वेट कम हो जाएगा। अगर ये सेम ऑब्जेक्ट में मून पे उठाऊंगा तो देखना बेटा, अगर ये सेम ऑब्जेक्ट में मून पे उठाऊंगा, अब अगर मैं मून पे चला जाऊं तो मास तो सेम रहेगा, बट ये कितना हो जाएगा? 10/6 g/6। याद आ गया? याद आ गया? यानी जो मून पे वेट होगा वो होगा 150/6। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50/2 यानी 25। यानी अगर मैंने मून पे उस सेम ऑब्जेक्ट को उठाया तो मैंने 25 न्यूटन की फोर्स लगाई, 25 न्यूटन की फोर्स लगाई। एंड अगर मैंने अर्थ पे उसको उठाया तो मैंने 150 न्यूटन की फोर्स लगाई। आ गया भैया? इतना तो समझ आ गया। बट क्वेश्चन में तो ये पूछा ही नहीं था। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा था। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास ही कैन लिफ्ट बाय अप्लाइंग सेम फोर्स। यानी अगर आप उसको मून पे जाके भी वो सेम फोर्स लगानी है, वो फोर्स कितनी है? 150 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ वो कितने मास को उठा सकता है? तो अब मुझे फोर्स पता है, मुझे फोर्स पता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, और मून पे जो g होगा वो g/6 होगा। हाँ कि ना? ठीक है। तो फोर्स मुझे पता है, अब मुझे 150 न्यूटन की फोर्स लगानी है, मास मुझे निकालना है, और g की वैल्यू होगी g/6, g/6 यानी 10/6। ठीक है, तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो m की वैल्यू हो जाएगी 150 × 6/10। इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा कितना? 6×5 जा। एक बार सॉल्व करो फटाफट से, कितना आ रहा है एक बार बताओ जरा, कितना आ रहा है इसका? कितना आ रहा है भाई? 90, 90 आ रहा है क्या? 90 kg आ रहा है क्या? 90 kg। 10 लेके सॉल्व कर लो ना, इजी कैलकुलेशन रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझे? यानी उस क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, मुश्किल था, इस पर डबल स्टार लगा लो। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। इसमें इनडायरेक्टली पूछा गया था हमसे, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा तुमसे, वो तुम्हें घुमा के पूछ रहा है। ये कह रहा है कि भैया पृथ्वी पे, मैं अर्थ पे मैं इतनी फोर्स लगाता हूं, तो सेम फोर्स अगर मैं मून पे लगाऊं तो मैं कितने मास के ऑब्जेक्ट को उठा लूंगा। तो पहले तो तुमने देखा कि अच्छा इतनी फोर्स मैं लगा रहा हूं अर्थ पे, अब अगर मैं मून पे जाऊंगा तो फोर्स तो मुझे इतनी लगानी है, बट मून पे चेंज क्या होगा? चेंज होगी जी, जी वहां पे कम हो गई, तो मास निकाल लो, सिंपल फॉर्मूला। इस वजह से आपने देखा होगा कि भारी भारी ऑब्जेक्ट्स को भी आप मून पे जाके आराम से उठा सकते हो। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भारी भारी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हवा में ऐसे उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कम फोर्स में भी आप चीजें लिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि जी की वैल्यू कम है ना। एन एस्ट्रोनॉट carried a pot of soil weighing 60 Newton on Earth to the moon's surface. Upon returning to Earth, the astronaut weighed the pot of the soil on the moon's surface and found its weight to be only 10 Newton. What happened to the rest of the soil? क्या बोला? एक एस्ट्रोनॉट था, वो जा रहा था, तो जाने से पहले उसने अर्थ पे एक सॉइल था, मिट्टी थी, उसका वेट किया, तो वेट आया उसका 60 न्यूटन। और जब वो मून पे गया तो उसका वेट आया 10 न्यूटन। अब वो बेचारा परेशान हो गया, वो कह रहा है अरे ये 50 न्यूटन कहां गया? तो मैंने उनको बुलाया, इधर आओ, आपको एस्ट्रोनॉट किसने बनाया भाई? अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि मून पे जो वेट होता है वो 1/6 टाइम होता है ना? तो इस वजह से वेट जो है वो 1/6 टाइम हो गया मून पे, राइट? तो सॉइल कहीं गया नहीं है, मास तो सेम ही है, बट वेट बदल गया है, वेट बदल गया है। हाउ मच मास ऑफ द सॉइल वॉज लॉस्ट? नो, जीरो मास। कोई मास लूज नहीं हुआ भैया, कोई मास लूज नहीं हुआ। ठीक है, बाकी तो तुम्हें पता ही है, ये तो गिवन है। ठीक है, चलो चलो, आया समझ में? तो ये खुद से करके दिखाओगे, अब आ गया है तो समझ में, ये तुम खुद करोगे।
फाइंड द वेट ऑफ 80 kg मैन ऑन मून सरफेस, कैलकुलेट द मास ऑन द अर्थ एंड ऑन मून। देखो अगर एक इंसान है जिसका मास हमें गिवन है 80 किलो है, तो चाहे अर्थ हो चाहे मून हो, मास विल ऑलवेज रिमेन सेम, 80 किलो ही रहेगा। लेकिन वेट, अर्थ पे तो वेट होगा 800 न्यूटन, और जब मून पे जाएगा तो तुम्हें पता है जी की वैल्यू तुम्हें 10/6 लेनी है और तुम्हें सॉल्व कर देना है, तो खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, कोई भी प्लेनेट हो मास विल ऑलवेज रिमेन सेम, मास विल नेवर चेंज बेटा। ठीक है, तो ये मास और वेट के बीच में एक डिफरेंस भी तुम देख सकते हो। मास क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मास जो होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है, बट वेट जो है वो चेंज कर सकता है। मास का यूनिट केजी होता है, जबकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है। मास कैन नेवर बी अ जीरो, किसी भी बॉडी का जो मास है वो जीरो नहीं हो सकता, बट वेट जीरो हो सकता है। कैसे? अगर मान लो कोई ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर जी की वैल्यू अगर जीरो है, जी की वैल्यू अगर जीरो है, तो वेट जीरो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बहुत सही। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? ये एक क्वेश्चन और है असर्शन रीजनिंग का, ये तुम्हारा एक होमवर्क है, ये तुम खुद से पढ़ के आओगे और करोगे इसको। ये एक होमवर्क है तुम्हारा, असर्शन रीजनिंग का, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट इसको कर लेना। ठीक है, ये हो गया डन। और क्या बच गया? और क्या बच गया? अच्छा, अब हमें फ्री फॉल पढ़ना है बेसिकली, फ्री फॉल पढ़ना है। कुछ और क्वेश्चन बच गए क्या? ये देख लेते हैं। Why do astronauts feel weightless inside an orbiting spacecraft when though Earth's gravity is acting on them? एस्ट्रोनॉट को वेटलेस क्यों लगता है? बताओ, क्या लगता है आपको? ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो, जब एक स्पेसक्राफ्ट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होता है अर्थ की तरफ, तो जो अंदर एस्ट्रोनॉट बैठे होते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है वेटलेस। ऐसा क्यों? क्वेश्चन में गिवन है कि वेटलेस इनसाइड एन ऑर्बिटिंग से स्पेसक्राफ्ट, जो कि नीचे की तरफ आ रहा है या तो अर्थ के चक्कर काट रहा है, इवन दो अर्थ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन देम, जबकि अर्थ ग्रेविटी उस पर लग भी रही है, बट फिर भी उनको वेटलेस क्यों लगता है? कोई सोच सकता है क्या रीजन होगा इसका? ऐसा क्यों होता है? बताओ, जल्दी बताओ। देखो होता क्या है, वेटलेस इसलिए लगता है क्योंकि ये जो स्पेस क्राफ्ट है और स्पेस क्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट है, वो दोनों ना अर्थ की ग्रेविटी में फॉल कर रहे हैं, गिर रहे हैं, जिस वजह से एक बंदा अंदर जो बैठा हुआ है उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो कोई वेट ही नहीं है। एक बार आंसर पढ़ो, समझ में आएगा डिटेल में। एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस इनसाइड एन ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट, यानी वो स्पेसक्राफ्ट जो कि अर्थ के चक्कर लगा रहा है, इवन दो अर्थ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन देम, बिकॉज बोथ स्पेसक्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉट आर फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। यानी स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट दोनों हैं और वो दोनों नीचे जा रहे हैं, तो जो अंदर बैठा हुआ इंसान है उसको लग रहा है कि भैया मेरे पे तो ग्रेविटी लगी नहीं रही, बट एक्चुअली में उस पर ग्रेविटी लग रही होती है, एक्चुअली में उस पर ग्रेविटी लग रही होती है। ठीक है, समझ आया? समझ आया? ठीक है, वैसे थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आपके पेपर में, बट ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलो डन है, और कोई सवाल रह गया क्या? चलो, तो अगली क्लास में हम फ्री फॉल से स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक है फ्री फॉल। अच्छा, फ्री फॉल, वैसे फ्री फॉल के एग्जाम्पल तो कोटा तो फ्री फॉल जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, बट एक चीज याद रखना कि जो फ्री फॉल का टॉपिक है मैं मोशन में पढ़ा चुका हूं, तो कल की क्लास में सीधा ऐसे मुंह उठा के मत आ जाना, हाँ बताओ भैया क्या पढ़ाओगे, बता रहा हूं आज क्या पढ़ाऊंगा। तो कल पढ़ के आना। क्या पढ़ के आना? वो जो रूल्स मैंने आपको मोशन में बताए थे, रूल्स मैंने कुछ बताए थे कि जब भी कोई चीज नीचे आ रही होती है किसको पॉजिटिव लेते हैं किसको नेगेटिव लेते हैं, कल वापस नहीं दोहराऊंगा, कल डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं वो रूल्स कल मोशन वाले चैप्टर के याद करके आना, जो कि मैंने तुम्हें नोट्स में लिखवाए थे। ठीक है, उनको याद करके आना, कल एक दो क्वेश्चन करेंगे इसके फ्री फॉल के, जब भी कोई बॉडी नीचे गिर रही होती है। राइट, मोशन में आपको करवा चुका हूं आई नो, बट यहां पे भी एक दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा। डन है? ठीक है, ओके, कर लोगे ना? पक्का रहा? वादा रहा? वादा देख लो बेटा, पहले दिन, न्यू ईयर के पहले दिन में वादा कर रहे हो, तोड़ोगे तो पाप लगेगा अब तुमको। न्यू ईयर के पहले दिन पे वादा करके अगर तोड़ोगे
तो बहुत बड़ा वाला पाप लग जाएगा तुमको, ध्यान रखना इस बात को। आगे बात समझ में, ठीक है। यस 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 यस, चलो इसी के साथ दोस्तों, इसी के साथ आज की इस फर्स्ट क्लास को करते हैं समाप्त। एंड हैप्पी न्यू ईयर, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और याद रखना, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या रेजोल्यूशंस लिए हैं, नहीं भी लिए हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतनी चीज याद रखना कि ये जो साल है 2026, इसके अंदर तुम लोगों को अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकालना है बस, ठीक है। बेस्ट वर्जन, अभी तक क्या करा क्या नहीं करा मुझे नहीं पता, बट अब से तुम्हारा एक बेस्ट वर्जन आएगा बाहर सामने। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर रोज तुम्हारे टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को तुम्हें अचीव करके ही सोना है। अपना बेस्ट वर्जन अब बाहर निकालो, टाइम आ गया है, ठीक है। एग्जाम तो बहुत करीब आ ही गए हैं, बट यस अब तुम्हें अपना बेस्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत जी जान लगानी पड़ेगी, और लग जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है। यस तुम्हारा टाइम आ चुका है, लगा दो मेहनत। ऑन दिस नोट मिलते हैं, कल मिलते हैं। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइम सेम जगह।